हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। इन दिनों में हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा ये 26th वीडियो है। हमेशा की तरह इसमें भी अपन 10 MCQ सॉल्व करेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन 11th जो PDF में मिलेगा वो है द डिफरेंस इन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी इफ। कहता है कि ट्रायल बैलेंस के जो टोटल होगा उसमें अंतर होगा अगर ए पॉइंट एक्सपेंसेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द शॉप वर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अगर हमने दुकान को बढ़ाने पे पैसा खर्च किया और उसे रिपेयर में डेबिट कर दिया तो क्या ट्रायल बैलेंस में अंतर होगा। सेकंड है कि अगर हमें बैड डेट्स का अमाउंट रिकवर होता है कस्टमर से और हम उसे पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं तो क्या ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। थर्ड में कहता है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया लेकिन हम उसके अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए तो क्या इस वजह से ट्रायल बैलेंस में अंतर आएगा। और चौथा है कि हमने मोटर व्हीकल के लिए पेमेंट किया और वो पैसा हमने मशीन में डेबिट कर दिया तो क्या इस वजह से अंतर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला एक कॉन्सेप्चुअल तरीका हो सकता है और दूसरा एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले पॉइंट में आपने पैसा दुकान पे खर्च किया तो आपको एक तरह से बिल्डिंग को डीआर करना चाहिए था, पर बिल्डिंग को डीआर न करके आपने रिपेयर को डीआर किया। पर कहने का मतलब यह है कि आपने उसको एंटर तो कर ही दिया, बिल्डिंग को डीआर न किया, रिपेयर को डीआर कर दिया। तो इसका मतलब है आपने अकाउंट तो ओपन किया ही है और डेबिट में पोस्टिंग तो करी ही है, तो उस वजह से तलपट में अंतर नहीं आएगा। ये मैं कॉन्सेप्चुअल तरीका बता रहा हूँ, फिर दूसरा भी बताऊंगा। दूसरे पॉइंट में आपको बैड डेट्स रिकवर हुआ तो अगर पैसा रिकवर हुआ तो आपको बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को सीआर करना चाहिए था। उसकी जगह आपने उसके पर्सनल अकाउंट को सीआर कर दिया तो भी मैं कहूँगा आपने अकाउंट क्रेडिट तो किया है ना। बैड डेट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट न किया, दूसरा कर दिया, क्रेडिट तो किया ही है, तो इस वजह से भी ट्रायल बैलेंस में अंतर नहीं आएगा। लेकिन तीसरे पॉइंट में आप देखिए, आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, उसकी आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, यानी उसकी कैश अकाउंट में तो एंट्री हो गई लेकिन आपने उसकी क्रेडिटर अकाउंट में एंट्री नहीं की। ऐसा क्वेश्चन में साफ लिखा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया पर क्रेडिटर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चूंकि इस वाले पॉइंट में मैं कहूँ आपने वन साइडेड एरर की है। वन साइडेड एरर का मतलब क्या, आपने उसे कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया लेकिन आपने उसे क्रेडिटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस वन साइडेड एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। और चौथे में आपने पैसा मोटर व्हीकल के लिए दिया तो आपको मोटर व्हीकल को डीआर करना था, पर चलो आपने उसको डीआर नहीं किया, आपने मशीन को डीआर कर दिया। पर किसी को डीआर तो किया है, एक अकाउंट ने खोला, दूसरा अकाउंट तो खोला ही है। तो कहने का मतलब है वहां पे आपसे मिसमैच की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। इस क्वेश्चन का आंसर तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये चारों पॉइंट पढ़ो और हर किसी का आंसर लगाने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें जो पहला पॉइंट है उसका आंसर लगेगा बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिपेयर, आप जब आराम से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगेगा जो पर्सनल अकाउंट हमने गलती से क्रेडिट किया, पर्सनल अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर। और जो तीसरा आंसर लगेगा जहां की अपन क्रेडिटर को पेमेंट करके भूल गए तो उसकी एंट्री लगेगी क्रेडिटर टू सस्पेंस। और जो चौथा आंसर लगेगा वो लगेगा मोटर व्हीकल अकाउंट डीआर टू मशीन। तो आप ये देखेंगे कि एक आंसर लिखते समय आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ा। तो एक मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ये है कि किसी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़े तो उसका मतलब है कि उस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया होगा। मैं दोबारा दोहराता हूं, अगर किसी आंसर को लिखते समय आपको उसमें सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़े तो इसका पक्का मतलब ये है कि उस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब रहा होगा। थोड़ा लंबा हो गया बट इसके बाद अभी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। जस्ट ये अपना आंसर रहा, सी इसका आंसर था जो मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ राकेश प्राइवेट लिमिटेड शोज द बैलेंस ऑफ प्रीवियस एंड करंट ईयर ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 एंड 65,000। ओके, तो हमें समझ में आता है एक कंपनी है, उसका नाम है राकेश प्राइवेट लिमिटेड, उनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहा है, पहले 50 था अभी 65 है। और हमने जो टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो 70,000 है। तो ये पूछता है कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना चार्ज किया जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। पहला जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो है कि आप अकाउंट बना लीजिए। जैसे आपने ये अकाउंट क्रिएट किया, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बीइंग अ लायबिलिटी, इसका CR नेचर होता है।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, बाय BD यानी बैलेंस इन द बिगिनिंग। आपका ओपनिंग बैलेंस था 50,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2CD यानी क्लोजिंग बैलेंस, और आपका क्लोजिंग बैलेंस है 65,000। ठीक है, अब आपने जो पैसा दिया उसके लिए यहाँ पे आएगा टू कैश। इसके लिए आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश व्हेन यू पे टैक्स। जब आप टैक्स पे करेंगे तो आपकी इस तरह की एंट्री बनेगी, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश। ओके, तो आपने 70,000 पे किया तो वो यहाँ आ गया। अब आप यहाँ आपकी DR की जोड़ लगाओ तो आपकी DR की जोड़ हो रही है 1,35,000। आपका जो CR का गैप आएगा वो आएगा 85,000 और ये आपका P&L से चार्ज होगा, तो आपका P&L वाला अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बात बताऊँ आपको, कई बार बच्चे तैयारी करते हैं तो वो सोचते हैं ये थोड़ा ना आएगा वो थोड़ा ना आएगा, जबकि मेरा मानना है कि जीतता वो है जो क्वेश्चन ये सोच के करता है ये भी आ सकता है, मैं इसको भी तैयार कर लूँ, ये भी आ सकता है, मैं उसको भी तैयार कर लूँ, तो उसकी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच होती है। आप सोचिए, कोई बच्चा जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहा है या पहली दूसरी बार बैठ रहा है, एक एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है उसे कैसे पता लग सकता है? उसे कैसे पता कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा या नहीं देगा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? जस्ट कि पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया इट डजंट मीन कि वो नहीं आएगा। आप समझिएगा, कई लोग क्या लगाते हैं, सर ऐसा क्वेश्चन तो पहले तो कभी 3 या 4 अटेम्प्ट में आया ही नहीं। अरे भाई 3 या 4 अटेम्प्ट में नहीं आया, एक चांस की बात है, क्योंकि हजारों क्वेश्चन है, दसियों हजार क्वेश्चन है। अब उन 10,000 क्वेश्चन में उसको तो 120 क्वेश्चन ही बनाने थे, तो उसको 120 क्वेश्चन जो समझ में आए उसने बना दिए। तो जिन क्वेश्चनों को उसने बना दिया, अब हो सकता है कि उनमें से 2-3 क्वेश्चन वापस आ जाए, हो सकता है अधिकतर क्वेश्चन वो आए जो पहले नहीं आए हैं। तो कई बच्चे जो क्वेश्चनों को खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन को देखा, देखते हैं नहीं ये थोड़ा ना आएगा साहब, ये थोड़ा पूछेगा। उसमें क्या होता है, बच्चा उस क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल नहीं होता तो वो खुद ही गणित लगाने लग जाता है। ये आपको वो दूसरी तरफ ले जाएगा, हार की तरफ ले जाएगा। जीत की तरफ क्या ले जाएगा, वाह बढ़िया है, मेरा ये पॉइंट भी कवर हुआ, मैंने ये पॉइंट देख रखा है, नहीं देख रखा है तो मैं देख लूंगा। क्योंकि तैयारी तो आपको इंक्लूसिव फॉर्म में करनी है ना, आपको कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी करनी है, तो आप अप्रोच भी कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच रखिए। ठीक है, तो ज़्यादा सीखने से डरिए मत, अपने दिमाग में बहुत जगह होता है। जितना कोर्स तुम कर रहे हो उससे 10 गुना 100 गुना लंबे चौड़े और टफ कोर्सेज भी अपन कर सकते हैं, जब जस्ट अपन अपनी क्षमताओं को एक्सपेंड करें। तो आप उस चीज़ में मत जाया करो कि नहीं कम ही पढ़ के जाएंगे, थोड़ा ही पढ़ के जाएंगे। थोड़ा ही पढ़ के जाएंगे तो थोड़े ही नंबर आएंगे, ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, अच्छा पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वही जीतेगा। ठीक है, मैं बता रहा था दूसरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो सकता है, जरा अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो आप देखिए कि इस साल आपने कितना पे किया, तो आप कहेंगे सर 70 आपने पे कर दिया। वेल 70 तो आपने पे कर दिया और 65 अभी देना बाकी है। 70 हम दे चुके और 65 अभी येट टू पेड है, पे करना है। तो हमारे ऊपर टोटल लोड कितने की है, हमारे ऊपर टोटल लोड है 135 की। अब 135 की जो लोड है इसमें 50,000 की लोड तो प्रीवियस ईयर की है, 50,000 की लोड तो प्रीवियस ईयर की है, इसका मतलब बाकी 85,000 की लोड जो है दैट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, है ना। तो आप मतलब अपना अपना तरीका होता है, आप अकाउंट बना के समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट लगा के समझिए, लेकिन हर क्वेश्चन को बस रिजेक्ट मत करते जाइए कि ये भी नहीं आएगा, कि वो भी नहीं आएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हेन द सेल इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 एंड द प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 5,000 द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज। वेल इनका कहना है कि हमारी सेल पहले 40 थी, 40 से बढ़ के 60 हो गई, और ये भी कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट 5,000 बढ़ गया। इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रॉफिट कितने से कितना हो गया, हो सकता है 10 से 15 हो गया, हो सकता है 20 से 25 हो गया, एनीवे कुछ भी हुआ हो, पर ये कह रहे हैं प्रॉफिट में 5,000 की वृद्धि हुई है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, तो आपको देखो यूँ याद करके जाना है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो कि ब्रेक इवन पॉइंट वाले चैप्टर में निकाला जाता है, जो कि मार्जिनल अकाउंटिंग, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, मार्जिनल अकाउंटिंग का भी है ना, ऐसे मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट भी है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका कंट्रीब्यूशन बटा हुआ सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में। तो पीवी रेशियो का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, वो है चेंज इन प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट में जो बदलाव आया वो डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। अगर हम देखें हमारे प्रॉफिट में जो इंक्रीज हुआ, जो इजाफा हुआ वो 5,000 का है, और हमारी सेल में जो इजाफा हुआ वो 20,000 का है। ठीक है, और अब आपका ये सॉल्व करने पे 25% आ गया। अब आप देखिए, अभी जब आपने ये क्वेश्चन को सुना या वीडियो को सुना तो 2 तरह के अप्रोच रहा होगा, या तो आपको एक क्वेश्चन देखते लगा भाई यार इतना सिंपल क्वेश्चन ये थोड़ा ना आएगा। अगर आपके मन में आया इतना सिंपल क्वेश्चन ये थोड़ा ना आएगा, तो इसका मतलब है ये चैप्टर आपका तैयार है, ये पॉइंट आपका तैयार है, बट ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। और अब आपको लगा अरे यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो जस्ट ये है कि अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान नहीं आ रहा कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को उठाइए, इस टॉपिक को पढ़िए, इसके फॉर्मूलोज को याद कीजिए,
ऐसे करते करते, ऐसे वीडियो सुनते सुनते, सैंपल पेपर लगाते 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 आप होशियार होते चले जाएंगे। इंच बाय इंच आप थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे तो आप सीखते जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कांस्टेंट लर्निंग रखनी होती है। अब कई बार क्या होता है, बच्चा मान लीजिए 6 महीने से पढ़ाई कर रहा है, आपको लगेगा सर आज क्या मोटिवेशनल लेक्चर है, बट नहीं। मान लीजिए बच्चा 6 महीने पढ़ रहा है फिर भी नित्य नए क्वेश्चन उसके सामने आते जा रहे हैं, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो दिन जरूर आएगा जब सुरंग खत्म होगी, जब चलते 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 हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखे हैं। तो ज़्यादा दिन नहीं लगता, कुछ दिन, शुरुआती 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने नित्य नए क्वेश्चन आप एनकाउंटर करेंगे। मैं तो कहूँ जितने क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि बाद में उनका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा और ये आप पाते भी हैं। बस होता क्या है कि आदमी लंबी तैयारी नहीं करता कि कौन करे तो मत कर, कोई और करेगा, जो करेगा वो पास होगा, वो उसके नंबर आएंगे, जॉब उसको मिलेगी, पैसे वो कमाएगा, समाज में शोहरत उसको मिलेगी। सिंपल बात, मत कर दो, सिंपल, नाराज मत तो कर लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका पीवी रेशियो का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है। इसके बाद है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ द लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 के आइटम को लिस्ट 2 से मिलाना है। एक तरफ लिखा है एसेट टेस्ट रेशियो, अब आपको बताना है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करता है, एक्टिविटी को एनालाइज करता है, लिक्विडिटी को एनालाइज करता है, या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को एनालाइज करता है। तो आपका जो लिक्विड रेशियो होता है, जिसको एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो होता है जिसको एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, वो आपके लिक्विडिटी को परखता है कि आप कैश के मामले में या पेमेंट के मामले में कितने स्ट्रांग हैं या कितने कहें फास्ट हैं, आप कितना जल्दी से भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लिक्विडिटी एनालिसिस होता है एसेट टेस्ट रेशियो के थ्रू। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रही है। आप 100 रुपये की सेल कर रहे हो तो 100 रुपये की सेल पे कितना खर्चा आता है, आप मतलब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी 20% है। अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो 90% है तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% है। एज सिंपल एज दैट। डेट इक्विटी रेशियो में किसका देखो, आप देख रहे हो, एक तो डेट का और एक इक्विटी का। डेट जनरली लॉन्ग टर्म डेट होता है और इक्विटी का पैसा भी अपन तब देते हैं जब कंपनी का एंड होता है। तो कहने का मतलब है कि डेट इक्विटी रेशियो जो होता है वो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो एक चौथा बच गया, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताता है कि आप किस स्पीड के साथ स्टॉक को बेच रहे हैं, किस गति से आपका माल बिक रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना फास्ट है। तो ये आपकी एक्टिविटी या कहें एफिशिएंसी को बताता है। तो जो टर्नओवर रेशियो होते हैं वो जो मैनेजर्स होते हैं उस मैनेजर्स की एफिशिएंसी या कहें उनकी एक्टिविटीज को बताते हैं। अब मैंने जो बताया उसमें यह है कि एसेट टेस्ट रेशियो का जो मिलान है वो थर्ड के साथ जाके हुआ, तो ए के साथ थर्ड आना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन अभी रेस में हैं। उसके बाद मैंने पाया कि जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तो बी के साथ फर्स्ट है, तो बी के साथ फर्स्ट यहाँ पे भी है। अब बस गेम खत्म हो गया क्योंकि ए ही इसका आंसर आने वाला है, बाकी सी के साथ 4 है, क्या मिला लेते हैं। डेट, हाँ जी बिल्कुल सही है, डेट इक्विटी रेशियो आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है और आपका जो डी था वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। तो ये आपका डी के साथ ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है आई थिंक, क्योंकि आपका डी के साथ आपका नहीं सही तो है, सही है, डी के साथ आपका सेकंड आएगा क्योंकि बाकी तो आ चुके ना। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स स्टैंड ट्रू वाइल प्रिपेयरिंग स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वेल, अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप देखिए जब आप फंड फ्लो बनाते हैं तो फंड फ्लो में आप एक स्केड्यूल बनाते हैं जिसके अंदर देखा जाता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में चेंज। तो उसमें क्या होता है, पहले करंट एसेट्स कितनी थी और फिर करंट एसेट्स कितनी थी उसको देखते हैं, और यहाँ पे एक कॉलम होता है इंक्रीज या डिक्रीज का। तो अब आप देखिए पहला ऑप्शन है कि करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, ये बात सही है बिल्कुल। अगर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, जो दूसरी बात लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। थर्ड में लिखा है कि करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज होगा, ये बात सही है। अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज होगा, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो पहली सही लिखी हुई है, तीसरी सही लिखी हुई है, और जो चौथी लिखी हुई है कि करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज
होने पे वर्किंग कैपिटल में भी इंक्रीज होगा, ये बात गलत लिखी हुई है। तो ए और सी इसके सही आंसर हैं। ए और सी आपके लिए इस क्वेश्चन में डी आंसर आएगा, क्योंकि जिसमें आपका ए और सी सही है। अब आप सोच रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, देखो आप सोचो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। इमेजिन कर लो करंट एसेट्स आपका 100 रुपया है और करंट लायबिलिटी आपका 50 रुपया है, तो अभी आपका नतीजा क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस 100 को 110 कर दूं, 100 को 110 कर दूं, तो क्या देखा, वर्किंग कैपिटल 60 हो गया। तो क्या समझ में आया कि करंट एसेट्स को इंक्रीज करने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, बरोबर। या मैं ऐसे कर देता कि ये करंट एसेट्स को तो 100 ही रहने देता और आपकी करंट लायबिलिटी को मान लीजिए 30 कर देता, तो आपका वर्किंग कैपिटल 70 आता। तो क्या होता, इंक्रीज होता। यानी आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ाने का दो तरीका है, वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने का दो तरीका है। या तो आप करंट एसेट्स में इंक्रीज करो या आप करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज करो, उस अकॉर्डिंग कोड सिलेक्शन होगा। अगेन आसान क्वेश्चन है, तो नावा रहेगा ना तो सब अच्छा लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनो, मेरे मत सुनो अकेले के, औरों के भी सुन लो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम फाइट करो। भगवान करे पहला एग्जाम ही जिसको फाइट करो उसी में सिलेक्शन हो जाए, पर रुको मत। एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, दूसरे के बाद तीसरा एग्जाम, अलग अलग स्टेट्स में एग्जाम आते ही रहते हैं, अलग अलग बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स, केवी बोर्ड, एनवीएस एग्जाम्स कराते रहते हैं। एग्जाम लगाते रहो, फटाफट जॉब ले लो, जॉब्स हैं। तो अब 2 मिनट का मार्केटिंग समय स्टार्ट होता है, तो जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं वो 2 मिनट का स्किप कर लें और आगे वाले क्वेश्चन देख लें। और जो पहली बार जुड़े हैं, जो स्टूडेंट पहली बार ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको 9 या 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं क्वेश्चन इसमें, ठीक है, वो इस सैम्पल पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस सैम्पल पेपर में जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है एक जगह पर 1/44, तो ये टोटल 44 पेजेस की पीडीएफ है, ठीक है। इसके अंदर कुल 150 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा पहले नमूना दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाए। 150 क्वेश्चन है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लीजिए। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए, सजेशंस के लिए, कुछ पूछना हो, बताना हो तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सामने सैम्पल पेपर आएंगे। क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही तरीके से आएंगे। पूरी कोशिश की है कि पूरा जो सिलेबस है उसे कवर किया जाए, पर कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन किसी टॉपिक के ज़्यादा आ गए और 1-2 क्वेश्चन किसी टॉपिक से रह गए, बट वो एनीवेज आगे वाले वीडियोस उसमें कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ये सैम्पल पेपर है तो कुल मिला के आप जैसे देख पाएंगे कि इसके अंदर आप देखेंगे हेड तक आप जाएंगे तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन है ना, मतलब जैसे एग्जाम में भी आते हैं, तो इसमें भी 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं और जो आखिरी 30 क्वेश्चन है वो आपके साइकोलॉजी के हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोगों को लगे कि ये अच्छी चीज़ है, हमें लेनी चाहिए, मैं बता दूं उनको, ठीक है। 150 MCQ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ऐसे हमारे पास, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसे हमारे पास 50 सैम्पल पेपर हैं, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखें तो आपको 7500 MCQ मिलेंगे अगर आप 249 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा 249 रुपये खर्च करेंगे, अगर 249 रुपये आप अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको मिलेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ ही रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। और सबसे पहले उसके लिए आपका स्टेप ये है कि आपको अपना कॉमर्स, हमारा जो ऐप है कॉमर्स पॉइंट ऐप, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का लोगो आपको मिलेगा जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, तो आपको इस तरह का लोगो मिलेगा, क्योंकि कॉमर्स पॉइंट नाम से और भी ऐप हो सकते हैं, ठीक है। तो हेलो जस्ट अ मिनट, मैं जस्ट देख लूँ कि ऑडियो आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे और भी हो सकते हैं, तो आपको कहने का मतलब यही है कि आप ऐप समझ पाएंगे कौन सा ऐप है, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप के अंदर ही आपको ये टोटल पेपर्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़े से क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द वेरियस मार्केटिंग फिलोसफीज इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2, ठीक है। तो अब आपको एक तरफ मार्केटिंग की अलग अलग फिलोसफीज बताई गई है और दूसरी तरफ उसमें क्या होता है आपको बताना है। जैसे कॉलम 1 में लिखा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसमें प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम होता है या प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है या प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी होता है। तो जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है, मैं अगले पेज पे आपको सारे कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा अभी। तो जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि आप तो प्रोडक्शन करो,
बल्क में प्रोडक्शन करो, बड़ी मात्रा में उत्पादन करो, चीज़ों को सस्ता बनाओ, लोग अपने आप खरीदेंगे। मतलब वहाँ पे एक रूल लगता है कि एक कहने वाले एक ऑथर है, उन्होंने कहा है कि जो पूर्ति होती है, सप्लाई होती है, वो अपनी डिमांड अपने आप जनरेट करती है। क्या है वर्ड? पूर्ति जो होती है वो अपनी मांग अपने आप उत्पन्न करती है, कि आप तो बाजार में सप्लाई कर दो, अपने आप उसकी डिमांड आ जाएगी। तो जो प्रोडक्शन थ्योरी है या प्रोडक्शन फिलॉसफी है वो कहती है कि आप तो चीज़ों को बनाओ, बल्क में बनाओ, बड़े पैमाने पे बनाओ, इकोनॉमीज हासिल करो, मार्केट में डंप कर दो, अपने आप लोग ले लेंगे। जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो अभी जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मैं अगर आपको आंसर बताऊं तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का आंसर हुआ कि भाई उत्पादन की मात्रा को बढ़ा के आपको लाभ कमाना होता है। जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि नहीं, आप क्वांटिटी पे जोर मत दो, आप क्वालिटी पे जोर दो। आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो खपेगा, वो बिकेगा। ठीक है, कि क्वालिटी प्रोडक्ट होता है उसके लिए भी कहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट अपने आप को बेच पाता है, बेच देता है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई हम कमाएंगे लेकिन क्वालिटी पे काम करके कमाएंगे, संख्या बढ़ाने पे इनका बल नहीं होता, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पे इनका बल होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अच्छा बुरा प्रोडक्ट, छोटा बड़ा प्रोडक्ट देखने की जरूरत नहीं है, जो है उसे बेचो, ऐसा करके आप पैसा कमाओ। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कैसा ही प्रोडक्ट हो, क्वांटिटी वाला हो, क्वालिटी वाला हो, हमारा जो जोर होना चाहिए वो बेचने पे होना चाहिए, सेलिंग पे होना चाहिए, और सेलिंग करके वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये अप्रोचेस रही, होप मैं आपको समझा पाया। तो जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप वॉल्यूम पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे ध्यान दो, एक के साथ सेकंड मैच हुआ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप तो क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा तो अपने आप बिक जाएगा। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ये सब फालतू की बातें हैं, खाली बेचने पे ध्यान दो। जैसे एक कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब मोर है, सुंदर है, बढ़िया नाचता है, अगर वो जंगल में है तो उसका क्या ही मतलब है, जब तक वो मार्केट में नहीं आ जाता, उसको मार्केट नहीं किया जाता, तब तक उसका क्या ही मतलब है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट वालों की फिलॉसफी है कि लोगों के सामने लाओ, उसे बेचो, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आपका देखिए ए के साथ 2 मैच होना चाहिए, बी के साथ 3 मैच होना चाहिए, ऐसा संयोग आपको सी कॉम्बिनेशन में मिलेगा, A2 B3 C1 यस। इसके अलावा 3 मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए, यहाँ पे मैंने 5 कॉन्सेप्ट लिखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा जो चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, और चौथा और पांचवा अभी चल रहे हैं। मार्केट यही यूँ कह लीजिए कि इसी क्रम में इनका विकास भी हुआ है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप कस्टमर की नीड को समझो, कस्टमर का पेन क्या है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है ना, आजकल जो खूब यूट्यूब वीडियोस चलते हैं, तो कस्टमर का आप या मार्केट की ज़रूरत को समझो और फिर अपना प्रोडक्ट लाओ। ऐसे आप लॉन्ग रन तक, लंबे समय तक आप कस्टमर को सर्विस कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ जुड़ पाएंगे, और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे अगर आप किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या सोसाइटी, है ना, इस तरह से। एक और कॉन्सेप्ट चलता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी ये एक तरह का सामाजिक विपणन है। सामाजिक विपणन में ये है कि भाई आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी जो शॉप या एस्टेब्लिशमेंट है, वो सोसाइटी के अंदर है, तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप केवल सोसाइटी से लेवें नहीं, आप सोसाइटी को रिटर्न भी करें, यानी आपकी उस फर्म के होने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन होना चाहिए, लोगों की अवेयरनेस बननी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़नी चाहिए, इस तरह की बातें, कि मतलब आप अगर सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी को कुछ आप लौटाइए। तो ये इस तरह से फिलॉसफीज़ हैं जो ओवर द टाइम डेवलप हुई हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है, उस मार्केटिंग मिक्स में 4 पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, कल परसों जैसे हमारे एक सर हैं वो मुझे बता रहे थे, मतलब हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि कई बार हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो उन्होंने एक ट्रिक बताया, समझिए मुझे ही बताया उन्होंने ट्रिक, कि सर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन आया है द 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर, तो आप क्या कीजिए, इसके ऑप्शन को छुपा लीजिए, अपने हाथ इसके ऑप्शन के ऊपर रख लीजिए और आप इनको छुपा लीजिए। और अब आप खुद पहले सोचो, जैसे अब मैंने सोचना शुरू किया कि 4 P's कौन से होते हैं। तो एक P होता है प्रोडक्ट, यानी मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ या मन में सोच रहा हूँ। दूसरा P कौन सा होता है, प्राइस। तीसरा क्या होता है, प्लेस। और चौथा क्या होता है, प्रमोशन। बस, अब मुझे चारों P पता लग गए। अब ये जिस ऑप्शन में होंगे मैं वहां से आंसर उठा लूंगा खट से। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वेल, ये मुझे ए में ही मिल गए हैं, तो मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ता, पर एक बार पढ़ लेने चाहिए जल्दी से। बट ये 4 P's का मतलब ये है, P से मतलब प्लानिंग नहीं होता, ठीक है, इस तरह से है। अब ये होते हैं आपके 4 P's। ठीक है, वैसे आजकल 7 P's की चर्चा भी चलती है,
उसमें वो पूछ ले कि 4 पीस के अलावा 3 पीस और कौन से हैं, तो 5वें में आपका आजकल पीपल चलता है, प्रोसेस चलता है और फिजिकल एविडेंस चलता है। दैट इज़ मतलब लोगों से आप कैसे कनेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। 5 और 6 सातवें में है। पहले मैं 4 के बारे में आपको बताता हूँ कि आप ये देखिए कि जब आप मार्केट करने जा रहे हैं, ये मार्केटिंग वाले चैप्टर से है। जब आप किसी चीज़ को मार्केट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्यों है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है और ये किस नीड को पूरा करेगा। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप इसका प्राइस क्या रखने वाले हैं। ठीक है। और तीसरा है कि प्लेस, आप इसको सप्लाई कैसे करेंगे, इसे आप अपने कस्टमर के सामने कैसे लाएंगे। आप गाँव में बेचेंगे, शहरों में बेचेंगे, अब्रॉड बेचेंगे या डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, डायरेक्ट बेचेंगे, C2C करेंगे, मतलब डायरेक्ट आपके यहाँ से कंज्यूमर के पास जाएगा या बीच के अंदर आप रिटेल चेन एस्टैब्लिश करेंगे। तो मतलब आपको बताना पड़ता है कि आप अपना प्रोडक्ट ग्राहक तक कैसे प्लेस करेंगे, उसे कैसे पहुँचाएंगे। जैसे क्रिकेट में प्लेस करने का मतलब होता है कि बॉल को एक पर्टिकुलर जगह तक पहुँचाना, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर प्लेसमेंट। और एक होता है प्रमोशन। आप प्रमोशन के लिए किसका सहारा लेंगे, आप एडवर्टीजमेंट कराएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, पर्सनल सेलिंग कराएंगे, स्कीम्स लाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे। तो एक अगली स्लाइड में आपको ये थोड़ा सा अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसके अंदर क्या एलिमेंट होता है। हालांकि मैंने डिस्कस अभी आपसे कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट एंड सेलिंग डेटा आर एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस 12 रुपये यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये यूनिट, फिक्स कॉस्ट फॉर अ पीरियड 96,000, बजटेड सेल फॉर अ पीरियड 30,000 यूनिट्स। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल इज। वेल लास्ट में आते आते क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का मकसद ये था कि इसने हमसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा। अगेन जैसे मैंने अभी सर वाली बात बताई, तो आप अगेन इसके ऑप्शन में देखिए, आप ये देखिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको एक तरफ लिखनी होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते समय अपॉन में रखना होता है सेल, इनटू करना होता है 100। ये है फॉर्मूला, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले आप देखिए कि आप 30,000 यूनिट को बेच रहे हैं। हाँ सर। 30,000 यूनिट को आप 12 के दाम पे बेच रहे हैं। हाँ सर। तो 30,000 इंटू 12, तो ये 3,60,000, ये तो आ गई आपकी सेल। और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 यूनिट की 8 रुपये के हिसाब से आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो आ गई 2,40,000। तो ये जो गैप हो गया वो हो गया आपका 1,20,000। तो 1,20,000 हो गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद 96,000 है आपकी फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो जो गैप हो गया 24,000, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता था, इस टेबल में से उठा के वो कुछ भी पूछ सकता था। बाय द वे अभी ये 24,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का आपका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है। अब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट है 96,000। ओके। और आपका पीवी रेशो कितना है, पीवी रेशो आप बनाएंगे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल रख के। कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल रख के। तो आपका इसका ये आएगा 1/3। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1/3 आएगा। ठीक है। और यूँ देख लीजिए ना, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 4 रुपये, आपका सेलिंग प्राइस है 12 रुपये, तो 1/3 और परसेंटेज फॉर्म में हो गया 33.33%। तो 96,000 के नीचे आप 1/3 को रखेंगे ना, तो आपका आएगा 288। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, 288 आराम से। ओके। अब तक क्या समझ में आया कि हम 3,60,000 की सेल कर रहे हैं और ब्रेक इवन के लिए हमें 2,88,000 की सेल करनी होगी। इसका मतलब है कि आज के दिन हम 72,000 की एक्स्ट्रा सेल कर पा रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, 360 की सेल हम कर रहे हैं और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आने के लिए हमें 288 की सेल करनी पड़ेगी। तो आज के दिन हम 72,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ बैठे हैं। तो 72,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम एंजॉय कर रहे हैं 3,60,000 पे। ठीक है। तो आप इसका परसेंटेज बनाएंगे तो वो 20% आपका बनेगा। आपका जो इसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो बनेगा वो आपका 20% बनेगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट एनीवेज हो गया है सॉल्व। और एक क्वेश्चन सर, आप तो बस है ना ये सोचा करो कि एक क्वेश्चन से आपके 2-3 नंबर लोगों से आगे हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, और ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करके ही वो चीज़ डिसाइड करते हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही मैं बताऊंगा, फुटबॉल का मैच है, शायद 90 मिनट चलता होगा, बस एक पर्टिकुलर मिनट में कुछ ऐसा होता है कि गेम चेंज हो जाती है। इतनी ही बात है। ठीक है। अ कंपनी, ये क्वेश्चन है कि अ कंपनी इन्वेस्टेड तो नहीं, फॉरफिटेड बोलना चाहिए था इसको। अ कंपनी फॉरफिटेड
हिंदी में पढ़ लेते हैं। 10 रुपये वाले 500 इक्विटी अंशों का हरण किया जिन पे पूरी राशि मांग ली गई थी। वेल सिंपल है, इन्होंने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है, 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है और उन पे इनको 10 रुपये मांगने थे, इन्होंने मांग लिए हैं और शेयर होल्डर ने उसके ऊपर 4 रुपये का भुगतान किया है। ठीक है, हमने 10 मांगे पर उसने हमें 4 रुपये दिए। खैर, हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया और कंपनी ने इसमें से 400 अंशों को 9 रुपये के रेट से री इशू कर दिया। तो बताइए कि री इशू के बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। तो ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन रहा है, मुझे इसको बताने समझाने में बहुत खुशी भी होती है। वेल इसमें वजह ये है कि जैसे एक कंपनी है, ये कंपनी का पुराना शेयर होल्डर है और ये कंपनी का नया शेयर होल्डर है। ये मेरे पास डायरेक्ट ट्रिक है, इसलिए मैं बड़ा खुशी बताता हूँ इसका। तो देखो, कंपनी ने 500 शेयर उसको इशू किए थे और उससे हमने 4 रुपया वसूल किया था। हमने एक शेयर पर उससे 4 रुपये वसूल किए थे और ये शेयर उससे लेके हमने किसी और को दे दिए और उससे अपन ने 9 रुपये वसूल किए। ठीक है, तो 4 रुपये हमने पुराने होल्डर से वसूल किए और 9 रुपये हमने नए होल्डर से वसूल किए, तो हमने 13 रुपये वसूल किए, जबकि शेयर था कितने का, 10 रुपये का। तो हमने कमाया कितना, 3 रुपये का। तो 3 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ और हमने ऐसे 400 शेयर को री इशू किया, तो हमने कितना रुपये कमाया, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सिंपल, तो 1200 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व, ये इसका आंसर रहेगा। और जरा अपन वैसे ही बात समझें, इस क्वेश्चन को भी आप लंबे तरीके से कर सकते हैं। उसके अंदर पहले आप एक फॉरफिचर वाली एंट्री कीजिए, फिर आप एक री इशू वाली एंट्री कीजिए और फिर आप कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री कीजिए, तो भी आप 1200 रुपये ही पाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या था, पुराने होल्डर से प्राप्त राशि प्लस नए होल्डर से प्राप्त राशि, टोटल राशि कितनी मिली तो फेस वैल्यू से या जो पेड अप वैल्यू है उससे कंपेयर करो और उसके बाद आप देखो कि आपने कितना रुपया कमाया, उससे आपका आराम से आंसर आएगा। तो ये 1200 रुपया। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया है। होप वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ा मैंने ज्ञान भी ज़्यादा मारा, बट होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल्दो ये कंपटीशन बढ़ाएगा, बट वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसा ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ देखते रहिए। इस साल स्कूल लेक्चरर, अगले साल कॉलेज लेक्चरर।